हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट भाई। अभी सर आज की क्लास में हम बात करेंगे गाउस का नियम। ये गाउस का नियम क्या होता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे। ये इंटरमीडिएट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से भी और इससे न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से। कई प्रकार से न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके यूजेस भी बहुत है जिनको हम आगे के लेक्चरों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गाउस का नियम जो दिया गया है किस पर आधारित, तो गाउस का नियम किसी पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स पर आधारित है कि कोई पृष्ठ है तो उससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, इसके बारे में हम गाउस के नियम में पढ़ते हैं। फ्लक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले लेक्चर्स में कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डाल सकते हैं वैद्युत फ्लक्स कॉन्सेप्ट बाय अभी सर, आप उस वीडियो को मेरे देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें गाउस के नियम पे, तो गाउस का नियम वास्तव में क्या होता है, तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निर्वात में, लेकिन ये बात रख लो निर्वात में, क्योंकि माध्यम पे डिपेंड करता है। निर्वात में किसी पृष्ठ से बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वाई ई से डिनोट करते हैं वैद्युत फ्लक्स को। यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित नेट आवेश भीतर स्थित नेट आवेश को हम क्यू इंटरनल बोल सकते हैं। नेट आवेश क्यू इंटरनल का 1/ε0 गुना होता है। ये नियम था गाउस का कि निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, इसको जब हमने वहां बताया था तो ये होता है फाई बराबर, ये तो नॉर्मल फार्मूला हमने जहां फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स में बताया है कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, ये फार्मूला हमने पहले बताया। ये इस गाउस के नियम के आधार पे क्यू इंटरनल अपॉन ε0 ये हो गया। ये हमारा गाउस का नियम। अगर ये जो रखा हुआ है पृष्ठ ये निर्वात में ना होकर किसी माध्यम में, पदार्थिक माध्यम में रखा हो जिसका परावैद्युतांक k हो, यानी कि निर्वात में ना होकर किसी पदार्थिक माध्यम में पृष्ठ रखा हो, पृष्ठ किसी पदार्थिक माध्यम में रखा हो, पदार्थिक माध्यम में रखा हो, जिसका परावैद्युतांक k हो, तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इंटरनल अपॉन के ε0। अगर कोई पदार्थिक माध्यम है तब आपका वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला ये हो जाएगा। यानी हमेशा जब भी कोई पदार्थिक माध्यम होता था, कोई माध्यम हुआ करता था, तो यहां पर ε0 के मल्टीप्लाई में हम लोग के लिख दिया करते थे। तो ये हमारा हो गया गाउस का नियम। इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे, इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, तो इसके बाद हम लोग इसके उत्पत्ति के बारे में, कैसे ये आया फार्मूला, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको पॉज करके आप लिख ले, तो इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको कैसे उत्पत्ति की जा सकती है, इसका प्रूवडेशन कैसे हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं उत्पत्ति पर।
गॉस के नियम की उत्पत्ति या उपपत्ति, जो भी कहते हो। तो उत्पत्ति के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो गॉस का नियम में अगर हम बात करें तो हमसे कह रहा था बंद पृष्ठ हो कोई भी, तो कोई भी एक बंद पृष्ठ हो सकता है। ये देखो मैंने मान लिया है कोई बंद पृष्ठ। अब यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्यू इंटरनल, जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्यू इंटरनल अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो मान के चले क्यू इंटरनल यहां पे रहा हो क्यू, ये क्यू कूलाम आवेश अंदर की ओर है। तो यहां से इस छोटे से अवयव से पहले निकाल लेते हैं कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो अगर हम बात करें इस छोटे से अवयव के लिए, यहां के लिए, तो ये देखो, ये मान के चलो इसका पूरा सरफेस कितना है, एस है, तो इसका सरफेस कितना हो जाएगा भैया, इसका सरफेस कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डी एस वेक्टर। डायरेक्शन भी इधर की ओर हो जाएगी क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है, लंबवत डायरेक्शन में जाता है, इसके बीच की दूरी बाहर हो जाएगी। यानी कोई एक बंद पृष्ठ है जिसके बीच में एक क्यू आवेश रखा हुआ है, जिसके कारण पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा ई है। ई की डायरेक्शन भी इधर प्लस क्यू है मान लीजिए, तो ई की डायरेक्शन भी बाहर की ओर होगा और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी बाहर की ओर होगी। तो यहां तक की बात समझ में आई कि यदि कोई बंद पृष्ठ है जिसमें मध्य में कोई आवेश प्लस क्यू है और उसके बाद उसके कारण पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ई, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो रहा है, तो ई की डायरेक्शन बाहर की ओर है और डीएस की डायरेक्शन बाहर की ओर है। हमें वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो वैद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमने बताया था कि एक फार्मूला आपने फाई का पढ़ा था जब वैद्युत फ्लक्स का पढ़ रहे थे, तो फाई ई इज इक्वल टू आपने पढ़ा है क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डी एस, ये पढ़ा था हम लोग ने। तो ये इसके फैक्टर करें अगर हम, तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। यहां से अगर देखा जाए तो ई बराबर क्या होता है, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है। तो चूंकि आपको पता है ई इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये निर्वात में रखा तब की बात कर रहा हूं, तो एप्सिलॉन नॉट होगा एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या होगा आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर, ये होता है वैद्युत क्षेत्र का मतलब। तो यहां पे रख देते हैं वैल्यू, इसकी वैल्यू ई की वैल्यू यहां रख दो। अच्छा यहां से एक बात देखो, ई और डीएस के बीच में एंगल कितना है, ई और डीएस दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो ई और डीएस के बीच में एंगल 0 डिग्री है, यानी थीटा इज इक्वल टू, फिर भी हमें दिख रहा है और एक चीज दिख रही है, चूंकि थीटा इज इक्वल टू क्या दिख रही है 0 डिग्री, यानी कॉस 0 बराबर होता है 1। तो कॉस थीटा का मान भी मिल गया, यानी कॉस थीटा बराबर होता है कॉस 0 इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट अप कर दो, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू, इसके बाद अगर हम डीएस की बात करें, डीएस का मान तो पता ही नहीं हमें, अच्छा डी फाई इसको बोल सकते हो, डी फाई इस वजह से क्योंकि छोटे से एरिया पे हमारा कितना छोटा सा सर पे निकलेगा, तो इसको डी फाई भी बोल सकते हो, लेकिन डी फाई बोलोगे तो फिर ऐसे भी ठीक है, डी फाई बोलोगे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डी फाई नहीं बोलोगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्योंकि ओरिजिन इंटीग्रल लगाए थे, बिल्कुल सही है। आप इसको ई डी एस कह सकते हो, उसके बाद cos 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 है, तो उसको 1 को छोड़ देते हैं हम लोग। अब यहां से ध्यान से देखा जाए, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, ये तो कांस्टेंट है ये, और यहाँ पे इंटरनल आवेश क्या बार बार बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ये क्या है कांस्टेंट है, तो ये सब कांस्टेंट है, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ds/r स्क्वायर। यहां से हमने बात किया था कि जो ये क्लोज इंटीग्रल ds/r स्क्वायर है ये कितना होगा, तो कल हमने बात किया था ये ds/r स्क्वायर, कल
का अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए घन कोण का लेक्चर। हम इस घन कोण के लेक्चर को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप सर्च करके भी देख सकते हो कि घन कोण कॉन्सेप्ट बाय अभी सर, तो आपको मिल जाएगा घन कोण, तो उसका लेक्चर जरूर देख लेंगे घन कोण का। तो क्या होता है तभी ये बात समझ में आएगी कैसे हुआ है। तो यहाँ उसमें हमने बताया था कि ds अपान आर स्क्वायर जो होता है ये क्या होता है, ये 4 पाई होता है, या ds अपान आर स्क्वायर इसको हम d ओमेगा कहते हैं। और इस क्लोज सरफेस के लिए इसकी वैल्यू 4 पाई होती है। ये कल हमने उस घनकोण वाले लेक्चर में प्रूव करके दिखाया था। तो आप इस प्रीवियस लेक्चर का लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से फाई ई, इसकी जगह पे हम 4 पाई रख देंगे, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इनटू यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना भैया, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यही तो हमारा गाउस का नियम था। गाउस का नियम तो यही था हमारा कि क्यू क्या है, इंटरनल आवेश, और का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। यही गाउस का नियम है, यही गाउस का नियम है। तो इस प्रकार से हम इस नियम को प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ लेक्चर गाउस का नियम और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एवं अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो मेरा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।